नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 21 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इजराइल ने आज हमास के ऊपर बड़ा हमला किया है और इस हमले में कितना नुकसान हुआ है। जब आप कैजुअल्टी जानेंगे तब आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हमास किस मुस्तैदी के साथ लड़ रहा और उसके बावजूद कहां हमास के अंदर कमजोरी पाई जा रही है। और साथ ही गजा में सीज फायर को लेकर भी बड़ी अपडेट आई है, चूंकि गजा के सीज फायर को नेतन्याहू पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। क्या उसने प्लान बनाया है, क्या टाइमलाइन सेट की है, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही रशिया ने अमेरिका को जलील करने के लिए क्या क्या बड़े कदम उठाए हैं और इन कदमों से भारत को कितना फायदा होगा, ये एक बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही भारत ने अपने डिफेंस में क्या जबरदस्त इजाफा किया है, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। इस वजह से आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दे। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ या फिलिस्तीन के साथ, कमेंट करके जरूर बता दें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब आपका कमेंट दुआओं का काम करता है। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको गजा की बताऊंगा। गजा में एक बार लहर उठी थी कि सीज फायर हो जाएगा। तमाम लोग खुश थे, क्योंकि जिस हिसाब से इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, जिस हिसाब से लोग सड़कों पे थे और इधर हमास ने भी सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया था, तमाम लोगों को लग रहा था कि अब सीज फायर हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसी बीच जो खबरें आई हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं। दरअसल फ्राइडे यानी जुम्मे के दिन नेतन्याहू सीज फायर के मुद्दे पे अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे। नेतन्याहू की सरकार ये बताएगी कि हाँ, सीज फायर की शर्तें मंजूर हैं या नहीं मंजूर हैं। लेकिन इसके बीच दो खबरें आपको बताता हूँ। सबसे पहली खबर इजराइल के अंदर की खबर आ रही है कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना है कि जब तक 50 के करीब लोगों को छोड़ने का काम, यानी जितने 50 जिंदा और मुर्दा दोनों हमास के कब्जे में है, जब तक इनको छोड़ने के लिए हमास तैयार नहीं होता तब तक कोई भी सीज फायर नहीं होगा। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी था कि सबको हमास नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर वो छोड़ देगा तब तो गजा को कोई बचा ही नहीं सकता। तो पहली बात तो ये कि शर्तें कभी भी एक दूसरे के सामने मैच होंगी नहीं, तो सीज फायर के चांसेस लगभग ना के बराबर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने अपने 60,000 रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया है। 60,000 रिजर्व सैनिकों को वापस बुला के गजा के फ्रंट पे जो पुराने थे और जो नए हैं, टोटल मिला के 1.5 लाख के करीब सैनिक ऐसे हैं जिनको गजा के फ्रंट पे तैयार और तैनात किया गया है। और इनसे कहा गया है कि तुम्हें एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, इसके अंदर तुम्हें गजा पूरी तरीके से खाली करना होगा। जितने भी लोग, जितने भी घर, सबको तबाह और बर्बाद तहस नहस करके गजा को समतल करना होगा। अब अगर इतना इंटेंस प्लान नेतन्याहू की सरकार बना रही है तो फिर जाहिर सी बात है सीज फायर का एंगल कहां आता है। 60,000 जो रिजर्व सैनिक थे उनको बुला लिया गया, 60,000 जो लोग थे उनको कहा गया कि आओ हथियार पकड़ो, 1.5 लाख लोगों को बाकायदा जो सैनिक थे आईडीएफ के उनको बॉर्डर पे तैनात किया गया। कहा गया नेतन्याहू की तरफ से कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, उसके अंदर तुम्हें खाली करवाना है। तो फिर सीज फायर का कोई सेंस नहीं बनता। खैर, इधर गजा से भी जो अपडेट आई हैं वो भी बड़ी चिंताजनक और बड़ी ही परेशान करने वाली है। गजा के जो लोग हैं अब पलायन कर रहे हैं। 2.5 साल से लगातार लड़ते लड़ते, कभी भूखमरी से, कभी दवा से, कभी इजराइल के हमलों से, कभी सेटलर्स के हमलों से, लेकिन अंत में अब गजा के लोगों का हौसला जो है वो टूट रहा। इनको पता है कि अब कोई हमें बचाने वाला नहीं है, कोई हमारे लिए लड़ने वाला नहीं है। और यही वजह है कि ये तमाम लोग अब पलायन कर रहे हैं, कोई जहाज के माध्यम से, कोई समुद्र के रास्ते से। और एक बड़ी बात आप देखिए, गजा के अंदर कोई आने की कोशिश करता है तो इजराइल उसको खूब रोकता है, खूब कहता है कि किसी को आने नहीं दूंगा। कोई मदद लेके आए तो उसको गिरफ्तार करना, एयर ड्रॉप कोई करने की कोशिश करे तो उसको शूट आउट में मार देना। लेकिन अगर गजा से जाने की कोई कोशिश करता है तो इजराइल बाकायदा प्रोटोकॉल देता है। यानी अगर कोई गजा का निवासी जाना चाहे तो इजराइल पैसे तक खर्च करने को तैयार है। इजराइल ने ऑफिशियली तौर पे कहा है कि अगर कोई गजा से भागना चाहे, गजा छोड़ के जाना चाहे तो हमसे पैसे ले ले, 1-2 साल का राशन पानी हम दे देंगे, मुहैया करवा देंगे, बस गजा छोड़ दो तुम लोग। यानी इस लेवल का डिस्परेट प्रोग्राम इजराइल ने बना रखा है गजा को कब्जा करने का। खैर, इधर कुछ और भी आपको अपडेट देता हूं। आज आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में खान यूनुस में एक जगह पे एयर ड्रॉप किया बॉम्ब को, और रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि रेजिस्टेंस फोर्सेस के कम से कम 14 लड़ाके मारे गए हैं। रेजिस्टेंस फोर्सेस को आज आईडीएफ ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस हमले में
आमने सामने की लड़ाई थी नहीं, जिसके बारे में मैंने शुरू से कहा था कि हमास बड़े जज्बे के साथ लड़ रहा, लेकिन चूंकि आमने सामने की लड़ाई नहीं है, यहां ये नीचे से गोलियां कैसे चलाए, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से वो अचानक से बम गिरा देता है। 1 से 1.5 सेकेंड में वो बम जमीन पे आके गिर जाता है। नैनो सेकंड के अंदर वो बम ब्लास्ट हो जाता है। ना हमास के लड़ाकों को भागने का मौका मिलता है और ना ही हमला करने का मौका मिलता है। उतने ऊपर तक गोली या बंदूक से कोई भी चीज जाएगी नहीं। तो ऐसे हाल में क्या करें हमास के लड़ाके, कितना लड़ें, कैसे लड़ें? आमने सामने की लड़ाई हो तो लड़ें, ऊपर और नीचे की लड़ाई में कैसे आदमी बाजी मारेगा? खैर, अपने तरीके से वो लड़ने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, फिर भी हथियार उठा रहे हैं। क्यों? इसका जवाब आपको पता है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही रशिया और यूक्रेन की। रशिया और यूक्रेन की इस पूरी लड़ाई में जो कहानी चल रही है, जितना अमेरिका का एटीट्यूड था, जितना ये पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करते थे कि भाई साहब हमसे ऊपर कोई नहीं है, उतना ही पुतिन इनको झुकाने की कोशिश कर रहा। हुआ क्या, आपको तमाम चीजें बताता हूं। पहली चीज ये कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मिलने गए ट्रंप से, उससे पहले जब पुतिन साहब मिलने गए थे, तो पुतिन साहब जब पहुंचते हैं अलास्का, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े एटीट्यूड में अपना B-2 बॉम्बर दिखाया, F-22 रैप्टर दिखाया और तमाम अपने हथियारों का जखीरा दिखाया पुतिन को और कहा कि देखो मेरे पास इतनी इतनी चीजें हैं, मेरे पास इतने हथियार हैं, तुम देखो और डरो मुझसे। जब रेड कारपेट बिछाया गया, उस पर पुतिन चल रहे थे, उसी दौरान ऊपर से B-2 बॉम्बर निकाला गया कि देखो मेरा B-2 बॉम्बर। अब जैसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचते हैं व्हाइट हाउस, उसी दौरान रशिया ने बेइज्जत कर दिया। दरअसल रशिया ने अपना बॉम्बर दिखा दिया इनको, जिसका नाम Tu-95MS है। Tu-95MS को दिखाया और दिखाने के बाद इसका बाकायदा एक नुमाइश लगा के कहा कि भाई इसकी ताकत देखो एक बार, ये B-2 बॉम्बर क्या है, एक बार ये Tu-95MS तो देखो। अच्छा, ये वीडियो जब निकल के सामने आया तब दुनिया के तमाम लोग इस चीज को जोड़ के देख रहे हैं कि जो B-2 बॉम्बर दिखा के पुतिन को डोमिनेट करने की कोशिश ट्रंप ने की थी, सेम पैटर्न पे ट्रंप को जलील करने के लिए अपना ये Tu-95MS दिखाने का काम पुतिन ने किया है, यानी बदला बड़ा जोरदार। अच्छा, इतना ही नहीं, दूसरा बदला आप सुनिए। कल जेलेंस्की ने कहा कि हम सीजफायर करना चाहते हैं, हम जंग रोकना चाहते हैं, बशर्ते जो बातचीत हो त्रिपक्षीय, यानी केवल पुतिन और ट्रंप बात ना करें, केवल जेलेंस्की और ट्रंप बात ना करें, जो बातचीत हो एक साइड जेलेंस्की बैठे, एक साइड ट्रंप बैठे, एक साइड पुतिन बैठे, तीनों आपस में डील कर लें और इसके बाद सीजफायर का ऐलान हो जाए। ट्रंप ने कहा कि ठीक है। पुतिन को फोन मिलाया, पुतिन से पूछा कि भैया क्या मिलोगे? पुतिन ने कहा कि हाँ मिल लेते हैं, चलो, लेकिन सुनो एक काम करना, मेरे यहाँ आ जाना। ट्रंप ने पूछा कहाँ? तब इन्होंने कहा कि हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, वहां आ जाओ। अब बुडापेस्ट में जब बुला लिया और ट्रंप पहले कुछ देर सोचते हैं, फिर मजबूरी थी, बातचीत करनी थी, गर्जिनकी थी, तब इन्होंने कहा कि ठीक है आ जाएंगे। जेलेंस्की की तरफ से भी ओके हो गया। अब पता है कि हंगरी के बुडापेस्ट में क्यों बुलाया? दरअसल हंगरी का जो बुडापेस्ट है वही वो जगह है जहां से लगातार यूक्रेन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। यानी अगर ट्रंप जेलेंस्की के साइड से आ रहे हैं तो हंगरी सीधा सीधा रशिया के साइड से, तो ये 3 पक्षीय बात ना होके 4 पक्षीय बातचीत होगी और जितना जलील हो सकेगा उतना हंगरी जलील करेगा जेलेंस्की को, इतना जलील करेगा कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अमेरिका का दामन थाम रखा है और जानबूझ के पुतिन ने इनको बुलाया। खैर, यहीं भी नहीं रुके पुतिन ने आज फिर बड़ा ऐलान किया भारत को लेकर। पुतिन ने जो कहा वो आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप हंसेंगे। हुआ क्या कि पुतिन सीज फायर को लेकर बातचीत कर रहे थे, तब ट्रंप ने कहा था कि हमने जो भारत पे इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी टैरिफ लगाया है, उससे पुतिन को बड़ा नुकसान हुआ, रशिया की कमर टूट गई। अच्छा, ये बात इन्होंने बोल दी, ये बात पुतिन के कानों तक पहुंची। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, रुको। मोदी साहब को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद पुतिन ने कहा कि ऐसा है मोदी साहब, आप जो तेल ले रहे हो कम दाम पे हमसे ले रहे हो ना? मोदी साहब ने कहा हाँ भाई। उन्होंने कहा एक काम करो, जितने कम दाम पे ले रहे हो 5% और छूट ले लो। यानी अब तक तो सस्ते में भारत तेल पा ही रहा था, लेकिन अमेरिका के टैरिफ का असर यह हुआ कि भारत को 5% और कम कीमत में तेल मिलेगा। अब मोदी साहब ने पूछा कि भाई इन्होंने टैरिफ वैरिफ लगाया है, क्या करें? उस पर रशिया ने जो कहा, इससे पता चलता है कि रशिया हमारा कितना बड़ा दोस्त है। रशिया ने कहा कि आपको सामान बेचना हो भारत, आप हमें भेजो, आप हमें बेचो, हम आपसे खरीद के पूरी दुनिया में बेचेंगे। अमेरिका के टैरिफ की ऐसी की तैसी, अमेरिका के रास्ते आपको पूरी दुनिया में कुछ बेचना ही नहीं है, आप हमें बेचो, पूरी दुनिया में डिस्प्यूट करने का काम हमारा है, पूरी दुनिया में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इतना बड़ा ऐलान किया, 5% तेल की कीमत घटा दी, अमेरिका खड़ा तमाशा देखता रह गया।
अमेरिका को लगा था कि रशिया डर जाएगा, रशिया सहम जाएगा, लेकिन रशिया भारत के साथ ऐसे खड़ा है जैसे कोई सच्चा दोस्त, कोई बड़ा भाई खड़ा होता है, और हर सिचुएशन में रशिया खड़ा होता रहा है। अब यहाँ पे एक ही चीज मोदी जी से कहना चाहूंगा, भैया अब वक्त है, 56 इंच करते थक गए, अब दिखा दो यार, खड़े हो जाओ रशिया की साइड जाके, और तुम्हारा कोई साथी नहीं है। आज तुम रशिया का साथ नहीं दोगे, सीधा सीधा नहीं कहोगे कि रशिया सही है, यूक्रेन गलत है, तो आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हर जगह मीठा मीठा बोलने से काम नहीं चलता। हर जगह मीठा मीठा बोल के आप हीरो नहीं बने रह सकते, कहीं आपको विलन बन के भी अपना काम करना पड़ेगा, और एक देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इतने बड़े देश की पालने पोषने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप रशिया के साइड खड़े हो जाइए, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी पाकिस्तान के साइड है। खैर, एक और आपको अपडेट देता हूं, भारत के जो प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने एक ऐसा मिसाइल बना लिया है जिसके बाद पूरी दुनिया में 6वें नंबर की टेक्नोलॉजी वो पा चुका है। मामला क्या आपको समझाता हूं। पूरी दुनिया में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अटैक करने वाली मिसाइल केवल 5 देशों के पास है। अमेरिका, रशिया, चाइना, ये तीनों तो भाई कॉमन है, इनके पास हमेशा ही होता है। फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस भी कॉमन है, फ्रांस की भी हथियारों की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, इसको आप कहीं काट नहीं सकते। ब्रिटेन और अब भारत। दरअसल भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी कुछ क्वालिटी आपको बता देता हूं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि भारत हथियार के मामले में कितना ऊपर जा रहा। हुआ क्या, अग्नि 5 जो मिसाइल है ये 5000 किलोमीटर तक जा सकती है, यहां से इजराइल से भी आगे। 5000 किलोमीटर जाने के बाद ये लगभग 1.5 टन के करीब, 1.5 टन, याद रखिएगा 1.5 टन, कोई किलो में बात नहीं कर रहा, क्विंटल में बात नहीं कर रहा, 1.5 टन के करीब ये परमाणु हथियार लेके जा सकता है। और आप सोचिए 1.5 टन अगर परमाणु हथियार कहीं गिर जाए तो शायद आधी धरती खत्म हो जाए। 1.5 टन परमाणु हथियार लेके जा सकता है, ये 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। डीआरडीओ ने इसको बनाया है, बाकायदा ओडिशा में इसका परीक्षण हुआ है, और ये परीक्षण सफल हुआ है। यानी पूरी दुनिया की किसी भी कोने में भारत चाहे तो हमला कर सकता है, किसी भी कोने में, यानी आज भारत से कोई भी हिस्सा पूरी दुनिया का अछूता नहीं है। तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। खैर, गजा की अपडेट एक बार आपको फिर दे देता हूं। गजा में लगातार भूखमरी के जो हालात हैं बद से बदतर हैं। आज रिपोर्ट निकल के सामने आई कि कम से कम 3 लोगों की भूखमरी से मौत हुई है, एक दिन में 3 लोग, और पिछले 24 घंटों में 56 के करीब लोग मारे गए हैं। इधर इजराइल लगातार इंटेंस हमले कर रहा, मदद ना के बराबर पहुंच रही है। गजा को कब्जा करने का पूरा प्लान, पूरा इंतजाम नेतन्याहू ने कर लिया है। लगातार अपनी जनता के विरोध के बावजूद नेतन्याहू को ना कोई डर है, ना कोई शर्म है। गजा के लोग मजबूर हैं, अपना देश छोड़ के भागना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ अब कुछ नहीं हो सकता। बात कड़वी है, सुनने में आपको बुरा लगेगा, सुबह सुबह की खबर भी है, पूरा दिन आपका खराब जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जंग रुक भी गई तो गजा को बसाना, खाना खिलाना एक बड़ा चैलेंज होगा। जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, आज WHO की रिपोर्ट निकल के सामने आई कि गजा में खून की कमी है। गजा के जो लोग हैं उनके शरीर में खून की कमी है। ब्लड बैंक पूरी तरीके से सफाचट है, एक बूंद खून वहाँ पे जमा नहीं है, हथियारों में फ्यूल नहीं है, साथ ही जो वहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई डीजल इंजन, कोई बिजली का साधन नहीं है, कोई मशीन नहीं चल रही, वेंटिलेटर फेल है। तमाम ऐसी मुसीबतें इस समय गजा को घेर रही हैं, जिससे ये कन्फर्म हो गया कि गजा अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, और आपकी दुआएं, तो आप लोग दुआ करते रहें। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की फर्ज।